हेलो बच्चों, आज बेटा हम रे ऑप्टिक्स में गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, जबकि उत्तल पृष्ठ के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस डेरिवेशन को हम स्टेप बाय बहुत ही सरल ढंग से करेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, इसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है, और इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। ये उत्तल पृष्ठ जो है विरल माध्यम को सघन माध्यम से पृथक करता है। विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। अपवर्तनांक को हम म्यू या n से व्यक्त कर सकते हैं। तो विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, जबकि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक M2 है। तो यहाँ पर हम बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाह रहे हैं अपवर्तन की क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कि बिंदु O से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो इस उत्तल पृष्ठ के किसी बिंदु कैपिटल A पर आपतित होती है। ये आपतित किरण है। दूसरी आपतित किरण जो इसके ध्रुव से होकर जाती है या इसके वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, तो ये किरण जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, जबकि ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। बिंदु A पर एक अभिलंब हम खींच लेते हैं। तो ये अभिलंब जो है इसके वक्रता केंद्र C से गोलीय पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा पृष्ठ पर अभिलंब होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से गोलीय पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा जो होती है इस पृष्ठ पर अभिलंब होती है। अब ये आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मान लेते हैं कि ये किरण जो है इस तरह से सघन माध्यम में झुक गई, और ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं। हम जानते हैं कि जहाँ पर 2 अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कैपिटल I जो होगा बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं बेटा कि ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, प्रतिबिंब की किरण मुख्य अक्ष से बीटा कोण बनाती है, और वक्रता केंद्र की ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष से गामा कोण बनाती है। क्लियर है? एजम्पशन है, हमने मान लिया कि ये अल्फा कोण बना रही है, बीटा कोण बना रही है, गामा कोण बना रही है। और बिंदु A से यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। इसका नाम हमने दे दिया AM। इसकी हाइट को हम h मान सकते हैं। मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h है। क्लियर है? अब देखिएगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपतन कोण हो जाएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी ये अपवर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना हो गया बेटा, R। क्लियर है? इस रे डायग्राम को आप जितने अच्छे से समझ लेंगे, डेरिवेशन को समझने में आपको उतनी आसानी होती है। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। गोलीय उत्तल पृष्ठ है, सघन माध्यम को विरल माध्यम से पृथक कर रहा है। विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। इससे चलने वाली किरण इस पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, और जब ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी आपतित किरण जो कि इसके ध्रुव से होकर जाती है, यानी वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। 2 अपवर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब कैपिटल I पर बनता है। क्लियर है? मान लेते हैं मुख्य अक्ष की जो किरण है, आपतित किरण है, मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है। ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से बीटा कोण बना रही है, और ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो होगी ये मुख्य अक्ष से गामा कोण बनाती है।
यहाँ से हमने एक अभिलंब खींच लिया। आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण आई बना रही है, इसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करने के लिए स्नेल के नियम का प्रयोग करना होगा। तो स्नेल के नियम के लिए हमें आई और आर कोण को निकालना होगा। तो यहाँ पर कोण आई निकालने के लिए हम ये त्रिभुज ले लेते हैं AOC। त्रिभुज AOC में यहाँ पर त्रिभुज AOC में यहाँ पर आई जो है बहिष्कोण है। तो ये जो बहिष्कोण होता है ये शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेटा आई बराबर हमारे पास आ जाएगा गामा प्लस अल्फा। इसे हम कोई समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज AIC ले लेते हैं। यहाँ पर गामा बहिष्कोण है। त्रिभुज AIC में ध्यान से सुनिएगा इसको, यहाँ पर गामा बहिष्कोण है तो गामा बराबर आएगा बेटा हमारे पास गामा बराबर R प्लस बीटा। त्रिभुज AIC में गामा बहिष्कोण है तो ये जो बहिष्कोण होगा शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ अंतःकोण एक R है, एक कितना है बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा गामा बराबर R प्लस बीटा। हमें R की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R बराबर गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम स्नेल का नियम लगा देते हैं। प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। मान लेते हैं कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में जा रही है तो स्नेल के नियम के अनुसार 1 and 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस 1 and 2 को हम लिख सकते हैं, ये पिछले टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। अब देखिएगा यहाँ ये जो एंगल जितने भी बनते हैं ये सब क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि अगर एंगल बहुत छोटे हों, 5 डिग्री से भी कम हो, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है और टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। यानी इस स्थिति में साइन थीटा को लगभग हम थीटा के बराबर ले सकते हैं और टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी हम कब यूज़ करते हैं, जब एंगल बहुत छोटे हों, रेडियन में नापे जाएं। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर ये एंगल बहुत छोटे होंगे तो यहाँ से साइन आर की जगह हम आर यूज़ कर सकते हैं और साइन आई की जगह आई यूज़ कर सकते हैं। अब आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। n2 आर की वैल्यू है बेटा गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n1। यहाँ से देखिएगा आई का मान कितना है, गामा प्लस अल्फा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n1 गामा प्लस n1 अल्फा। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। गामा वाली टर्म को हम साथ साथ लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को हम यहाँ ले आते हैं और इस वाली टर्म को यहाँ ले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये गामा वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n2 माइनस n1 और ये गामा यहाँ से कॉमन ले लेंगे बराबर ये बीटा वाली टर्म इधर आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं n2 बीटा प्लस n1 अल्फा। इसे हम कोई इक्वेशन दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 3। इसे हमने कोई नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सुनिएगा, हमें दूरियां लेनी होंगी। आप जानते हैं कि आपतित किरण जो है हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है किसी भी पृष्ठ पर। तो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां ली जाएंगी वो सारी धनात्मक ली जाती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। तो देखिएगा, इसको रब कर देते हैं। यहाँ से O से P तक की दूरी,
ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, आपतित किरण ये है, इस तरह से आपतित किरण इस डायरेक्शन ये होगा, इसकी विपरीत दिशा में ये दूरी लेंगे तो यहाँ पर OP कितना हो जाएगा माइनस का U। ये वस्तु की दूरी है, ध्रुव से नापी जाएगी। वस्तु की दूरी कितनी ले ली बेटा हमने, माइनस का U। इसी तरह से IP जो है या PI इसको हम कह सकते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये क्या लेंगे, ये राइट हैंड पे है। आपतित किरण की दिशा में दूरी जो नापी जाएगी वो क्या होगी बेटा, धनात्मक ली जाएगी। इसी तरह से वक्रता त्रिज्या PC बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का R। तो ये राइट हैंड की दूरियां हमने धनात्मक ले ली और ये लेफ्ट हैंड की दूरी जो है ऋणात्मक ले ली। आपतित किरण की विपरीत दिशा में ये दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, आपतित किरण की दिशा में दूरियां क्या ली जाएंगी, धनात्मक। क्लियर है। अब हमें अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं AOM। तो इसमें अल्फा को हम tan अल्फा के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हमें लंब और आधार दोनों पता है, लंब और आधार दोनों पता। तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकालते हैं बेटा, यहाँ से हम अल्फा का मान निकालेंगे, बीटा और गामा इन तीनों के मान निकालकर इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा अल्फा हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा लिख सकते हैं बराबर, ये देखिए इस त्रिभुज में AOM में अल्फा बराबर हम tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा होता है लंब बटा आधार, तो AM अपॉन OM। अब देखिए बिंदु M बिंदु P के संपाती है, तो इस OM को OP लिखा जा सकता है। इस OM की जगह हम OP लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा OP, ये आ जाएगा H अपॉन माइनस का U। क्लियर है। इसी प्रकार से हम बीटा निकालते हैं, तो हमारे पास बीटा आ जाएगा, बीटा बराबर tan बीटा बराबर AM अपॉन tan बीटा। देखेगा ये हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं AMI, तो बीटा बराबर tan बीटा AM अपॉन IM। ये M जो है बिंदु P के संपाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं AM अपॉन IP, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी H अपॉन प्लस का V। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस का V है, ठीक है। गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी प्रकार, tan गामा, तो tan गामा हो जाएगा AM अपॉन CM। अब इसमें गामा की वैल्यू निकालने के लिए ये त्रिभुज लेंगे AMC, तो इस CM की जगह CP लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन प्लस का R। क्लियर है। अब ये तीनों मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखेगा, ये तीनों ही मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। हमारे पास आ जाएगा N2 माइनस N1 गामा, ये इक्वेशन 3 है, बराबर N2 बीटा प्लस N1 अल्फा, समीकरण 3 से। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू रख देते हैं बेटा, N2 माइनस N1, गामा की वैल्यू हमारे पास है H अपॉन R बराबर N2, इसकी वैल्यू है H अपॉन B माइनस में N1 H अपॉन U। यहाँ से H कॉमन ले लेते हैं, N2 माइनस N1 अपॉन R, यहाँ H को बाहर लिख दिया हमने। यहाँ से बेटा H कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से H कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U। तो ये H से H कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास रिलेशन बचेगा N2 माइनस N1 अपॉन R बराबर N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U। तो ये गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया। अब इसमें एक कंडीशन और प्राप्त कर सकते हैं हम, अगर हम ये कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है बेटा n, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम कहते हैं 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये कितना होता है n2 अपॉन n1। तो यहाँ से अगर हम n2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास nn1। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, nn1 माइनस का n1
अपॉन आर बराबर n(n1)/b माइनस का n1/u। यहाँ से बेटा n1 कॉमन ले लेते हैं तो एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट हमारे पास आएगा। n1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा n-1/r बराबर, यहाँ से n1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा n/b माइनस का 1/u। n1 से n1 कट जाएगा तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा n-1/r बराबर n/b माइनस 1/u। क्लियर है? इसको हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये दो रिलेशन हमें प्राप्त हो गए। अगर ये उत्तल पृष्ठ वायु में रखा है तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और उत्तल पृष्ठ द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो हम इस सूत्र को करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।